हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है बोहर पोस्टुलेट्स। बोहर पोस्टुलेट्स, बोहर की थ्योरी, बोहर के अलग अलग डेरिवेशन, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, सब इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम्स में इनमें से कुछ ना कुछ आता ही रहता है। छोटे क्वेश्चंस की बात करें तो आएगा, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, 5 के भी आ जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बोहर पोस्टुलेट्स, आपको पता है रदरफोर्ड की लिमिटेशन के बाद बोहर आया था, तो बात आती है, शुरुआत करते हैं रदरफोर्ड लिमिटेशंस। आपको याद आ जाएगी, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली लिमिटेशन क्या थी? एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन। हर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट करता है। सो इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विल फाइनली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम इज नो मोर। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम खत्म। बट इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दिस मतलब रदरफोर्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन एमिट रेडिएशन continuously, so spectrum of hydrogen like atoms must be continuous, but it is line or discrete spectrum। या तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन आती है, या डिस्क्रीट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो पहली लिमिटेशन ये थी कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ऐसा होगा तो। लेकिन एटम खत्म नहीं होता, क्योंकि एटम खत्म होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करता है तो कंटिन्यूसली कर रहा है, इसलिए स्पेक्ट्रम जो आना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर जो लाइट आएंगी पूरा स्क्रीन ब्राइट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये इसकी 2 लिमिटेशन थी जिनको बोहर ने दूर किया। अब बात करते हैं बोहर ने क्या बताया था। आई थिंक ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो शुरुआत करेंगे बोहर पोस्टुलेट से। फर्स्ट मैं आपको बोल के बता रहा हूं, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम एंड इट्स मास लाइज इन ए स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस and electron revolves around the nucleus in circular stationary orbits। इतना ठीक है। अब the centripetal force required to revolve the electrons in circular orbit is taken from electrostatic force of attraction between nucleus and electrons। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? k, न्यूक्लियस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, k q1 q2/r²। क्या बात समझ में आ गई? ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का अट्रैक्शन Ze और E। पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद करना काम आएगा। दूसरा पोस्टुलेट कहता है ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल in which electrons angular momentum is integral multiple of h/2π। मतलब क्या हुआ? बोहर के अकॉर्डिंग वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम होता है mvr n टाइम्स h/2π।
h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और n एक इंटीजर है, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ से क्लियर होता है कि सभी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होंगे। ये बात किसने बताई? बोहर ने। सभी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जो घूमता है वो सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट्स। मतलब बोहर ने बताया कि एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस ऑर्बिट में वो कोई एनर्जी लॉस या गेन नहीं करता। स्टेबल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन बन जाए स्टेट बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर स्टेशनरी स्टेबल ऑर्बिट्स। अब यहां देखो क्वेश्चन है स्टेट बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर स्टेशनरी स्टेबल ऑर्बिट्स। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोहर का ऐसा कौन सा पोस्टुलेट था जो क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में बताता है? तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बताता है। तो यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है? ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यही डिफाइन करना है। और लास्ट में mvrnh/2π लिख देना है। आई थिंक विजिबल है आपको? यस। तो ये आप लिख देंगे, समझ में आ गई बात। आपको करना क्या है? तो स्टेट बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन आ जाए, एक नंबर का आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद कभी कभी 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन मान लो आ जाए स्टेट बोहर्स पोस्टुलेट, कौन सा नहीं बताया, एंगुलर मोमेंटम की बात ही नहीं कर रहा। स्टेट बोहर पोस्टुलेट फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एच एटम। मान लो ये सवाल आ जाए स्टेट बोहर पोस्टुलेट फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ एच एटम, हाउ डी ब्रोगली, हाउ डी ब्रोगली। देखो क्वेश्चन आया स्टेट बोहर पोस्टुलेट फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेबल भी कर सकते हो आप, स्टेशनरी स्टेबल ऑर्बिट्स ऑफ एच एटम एंड हाउ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस explain the stability of these orbits। एज इट इज क्वेश्चन ये इस टाइप से आया हुआ है एक बार, ठीक है, सीबीएसई में आया हुआ है। तो पहला स्टेट बोहर्स पोस्टुलेट फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इसमें क्या करना है? वही डिफाइन करना है आपको, mvrnh/2π। मतलब only those orbits are possible in which electrons angular momentum is integral multiple of h/2π। डेफिनेशन लिख देंगे, ये लिख देंगे, काम आ गया। इसके बाद पूछा गया हाउ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। ये आपको बता दूं मैं, जनरली ये फॉर्मूला बताया गया था, इसका प्रूफ नहीं दिया गया। तो सेकंड पार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो डी ब्रोगली ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली only those orbits are possible whose circumference, only those orbits are possible whose circumference is integral multiple of wavelength of electron। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज सर्कमफ्रेंस, ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr आर रेडियस, वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल 2πr n लैम्बडा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो 2πr n लैम्बडा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला। नाउ फ्रॉम
डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, मुझे पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। अगर ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, तो अगर ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा क्या था? एच अपॉन एम वी। एम वी को ऊपर ले आओ, एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। दिस इज बोहर्स पोस्टुलेट फॉर स्टेबल स्टेशनरी ऑर्बिट्स। आई थिंक बात समझ में आ गई। बोहर ने ये बताया था, डी ब्रोगली ने कैसे बताया ये याद कर लो। वही ऑर्बिट पॉसिबल होगा जिसकी सरकमफ्रेंस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की इंटीग्रल मल्टीपल, 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, ये 4 वेवलेंथ। इसका मतलब सरकमफ्रेंस क्या हो गई? 2 पाई आर। वेवलेंथ कितनी हो गई? 4। इस टाइप से 3, 4, 5 इस टाइप से। समझ में आ गई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आया हुआ है सीबीएसई में, हम कर सकते हैं। तो बेटा बोहर का सेकंड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है देखिए जो सीबीएसई में आए हुए हैं। ये चारों अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आई थिंक कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। इसके बाद और देखो, और क्वेश्चन क्या है? यूजिंग बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। अब यहां पे साफ साफ दे दिया कि सेकंड पोस्टुलेट है, या क्लियर दे दिया, यूजिंग बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन कंडीशन। यहां क्लियर कट आपको बता दिया, ये है ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये लाइन दी हुई है, सेकंड पोस्टुलेट क्लियर हो गया। अब इसने पूछा शो दैट, प्रूव करो सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर दो, सरकमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? nth इज n टाइम्स द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसका n टाइम्स सरकमफ्रेंस होगी। प्रूव करो तो उल्टा हो गया। देखो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट यूज करना है तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, पता है यहां से यूज करेंगे। 2 पाई को ऊपर लाओ, आर, तो एन एच अपॉन एम वी 2 पाई आर, एच अपॉन एम वी बोहर्स डी ब्रोगली वेव के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये लैम्डा। भाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है? ये तो यहां से ये प्रूव हो गया। उल्टा वहां पे डी ब्रोगली ने कैसे प्रूव किया इसको? ये था, यहाँ पे बोहर का यूज करके ये प्रूव करना था, यहाँ से ये आ गया। कर सकते हैं, बड़ा ही इजी और इंटरेस्टिंग अच्छा सवाल कह सकता हूँ मैं इसको। सेकंड पोस्टुलेट दे रखा है, ये शुरू करेंगे, 2 पाई को उठा के यहाँ ले आओ, इसको नीचे ले आओ, एच अपॉन एम वी लैम्डा होता है, हो जाएगा। दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। आई थिंक बात समझ में आ गई, हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, क्या? कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेवलेंथ बताओ। तो क्या करना है?
2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्बडा। जब भी वेवलेंथ पूछे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है हमने नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की 0.53 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10, फर्स्ट ऑर्बिट n। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे लैम्बडा आ जाएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे लैम्बडा आ जाएगा, तो ये आएगा 3 पॉइंट, देखो 0.5 है, नियरली 2 से ये कट जाएगा, तो 3.3 10⁻⁻10 मीटर, लैम्बडा 3.3 एंगस्ट्रम। आई थिंक बात समझ में आ गई, विजिबल है आपको? यस। तो जब भी किसी ऑर्बिट की वेवलेंथ पूछी जाए इलेक्ट्रॉन की तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो 2 कर दो, 3 कर दो, और रेडियस वहाँ की पता होनी चाहिए आपको। रेडियस कैसे निकलती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया क्या करना है इसके अंदर, ठीक है भाई। और देखिए एक बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, घुमा के दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, इन अकॉर्डेंस ऑफ बोहर्स मॉडल फाइंड क्वांटम नंबर, फाइंड क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज the earth revolution around sun। अब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट दे रखी है 1.5 10⁻11 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 10⁻24 kg, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ये आपको दिया हुआ है आई थिंक 3 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो कैरेक्टराइज क्वांटम नंबर निकालना है जो कि n होता है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या करें, mvrnh/2π क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से m दे रखा है 6 10⁻24, वेलोसिटी 3 10⁻4, रेडियस 1.5 10⁻11, ठीक है भाई। n निकालना है, h होता है 6.62 10⁻34, 2 पाई। सारा अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ से n, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 2.6 10⁻74। तो n की वैल्यू ऑफ द ऑर्डर 10⁻74 होगी। क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा है। n क्या होता है, ऑर्बिट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्वांटम नंबर आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं करना, बोहर का यूज करना है, सेकंड पोस्टुलेट यूज होता है 90%। समझ में आ गई बात, 10% में थर्ड हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखो भाई, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन विल गेन और लॉस एनर्जी। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन विल लॉस एनर्जी, देखो ये E1 ये E2। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो इलेक्ट्रॉन विल लॉस एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन E2 से E1 पे आता है तो एनर्जी लॉस करेगा कितनी, h²। इन दोनों ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है, जितनी वेवलेंथ का डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, उतना निकलेगा। और अगर यहाँ से यहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी लेगा, तो अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, और सॉरी अंदर वाले से, सही बोला मैंने, अंदर वाले से बाहर जाएगा तो एनर्जी लेगा, और बाहर वाले से अंदर जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। समझ गए, बाहर वाले से अंदर जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और अंदर वाले से बाहर जाएगा तो गेन करेगा। जैसे हमने पढ़ा था उसमें रदरफोर्ड में,
एनर्जी लॉस करता करता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, तो एनर्जी लॉस करेगा तो पास जाता जाएगा, तो एनर्जी लॉस करेगा तो अंदर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो E2 से E1 पे आया तो कितनी एनर्जी निकलेगी, जितना दोनों का फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होगा, ठीक है ना, एच न्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो एनर्जी का डिफरेंस एच न्यू के बराबर होता है। एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये बेटा बेसिक बातें थी, बोहर के पोस्टुलेट थे। बोहर के पोस्टुलेट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे बेसिक वो हमने आज के लेक्चर में पढ़े। ये बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ट्रांजिशन के क्वेश्चन बन जाते हैं, वो अलग से थर्ड या फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद रेडियस, वेलोसिटी वगैरह की हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी करवाइए, ताकि उनको CBSE की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम की, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएँ। थैंक यू।